Good morning, class. Welcome to another class of Super Program. So, पिछली क्लासेस में हमने कंसंट्रेशन टर्म और यहाँ पर राउल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी घटक का जो आंशिक दाब होगा वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन अमूमन वो विलयन होते हैं जो राउल्स लॉ के नियम को फॉलो करेंगे और उनमें और क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कौन-कौन सी और उसमें चीजें हैं, जैसे एंथैल्पी चेंज क्या होगा या वॉल्यूम चेंज क्या होगा। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो पिछली कक्षा में हमने समझा था राउल्ट के नियम को, जिसके अनुसार अगर हमारे पास कोई भी घटक है तो उसका जो आंशिक दाब होगा, जिसको हम पी ए से लिख रहे हैं, यह समानुपाती होता है उसके मोल प्रभाज के। या हम लिख सकते हैं कि यह उसके शुद्ध अवस्था में जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, और उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा घटक Pb लेते हैं तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन होगा काई बी, तो ये हो जाएगा P नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब अगर यहां पर हम एक विलयन का निर्माण करते हैं, हम लिख रहे हैं A2 प्लस B2, जिससे हमें यहां पे मिला 2AB। तो इस विलयन का निर्माण करने के लिए जो A और A के बीच में बंध है और B और B के बीच में जो बंध है, ये बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे, और A और B के मध्य एक नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, जिससे हमें यहाँ पर AB और AB मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि A2 और B2 ये क्या है? ये प्योर स्टेट में यहाँ पर उपस्थित है, जबकि जो AB वाला स्टेट है ये हमारे पास विलयन या सॉल्यूशन वाला स्टेट होगा। जब A बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर एनर्जी यानी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ये बॉन्ड बनेंगे तो यहां पर जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी, एनर्जी यहां पर रिलीज होने वाली है। अब अगर हम A2 की जो वॉल्यूम है इसको V1 मान ले और B2 की वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा इसकी वॉल्यूम होगी V1 प्लस V2। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि कोई भी विलयन जब बनता है तो शुद्ध रूप में जो अपघटक होंगे उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिसके लिए ऊर्जा का उपयोग होगा, और जब नए बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर हम यहां पर आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन वो होते हैं जो नंबर 1 दे फॉलो राउल्स लॉ, वे राउल्स के नियम को कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की रेंज में फॉलो करेंगे। यानी PS अगर हम लिख रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। दूसरा पॉइंट देखिए, जितनी एनर्जी यहां पे लगी अगर उतनी ही एनर्जी यहां पे रिलीज होती है, तो अगर मैं यहां पर चेंज निकालूंगा तो डेल्टा H मिक्सिंग होगा डेल्टा H फाइनल माइनस डेल्टा H इनिशियल, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0। तो हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग यानी जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 होती है।
तीसरा पॉइंट, अगर मैं यहां पर वॉल्यूम का चेंज निकालूं, डेल्टा वी मिक्सिंग, तो हम देख सकते हैं कि जितनी वॉल्यूम बाद में बनी उतनी ही वॉल्यूम पहले भी हमारे पास में उपस्थित थी। इसका मतलब इन दोनों का अंतर भी कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आदर्श विलयन के लिए हम 3 कंडीशन लिख सकते हैं। पहला, वे विलयन जो राउल्ट के नियम को मानेंगे उनको आदर्श विलयन कहा जाएगा। उनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 होगा और उनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी 0 ही होता है। अब कौन से ऐसे विलयन हैं जो आदर्श विलयन हो सकते हैं? तो कोई भी दो अपघटक जो किसी विलयन में उपस्थित होंगे, अगर उनका अणुभार, उनकी प्रकृति यानी हम कह सकते हैं उनकी पोलैरिटी, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो उन विलयनों को हम आदर्श विलयन मानते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहां पे लिखते हैं तो आदर्श विलयन के एग्जाम्पल क्या हो गए? नंबर 1, बेंजीन एंड टॉलीन। तो बेंजीन और टॉलीन का जो विलयन होगा वो एक आदर्श विलयन होगा। दूसरा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो इन दोनों का भी विलयन एक आदर्श विलयन कहलाता है। तीसरा है हमारे पास इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड। तो ये भी एक आदर्श विलयन माना जाएगा। चौथा हम लिख सकते हैं मिथेनॉल एंड इथेनॉल। तो ये भी एक आदर्श विलयन माना जाता है। तो कोई भी दो घटक जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, पोलैरिटी सेम हो, तो इस दो घटकों को मिलाकर जो विलयन हम बनाएंगे उस विलयन को आदर्श विलयन कहा जाएगा। ऑल्दो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आदर्श विलयन वही होंगे जो इन 3 कंडीशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे। तो यहां पर अगर हम बात करें डेल्टा जी मिक्सिंग की, डेल्टा जी मिक्सिंग यानी इसको हम मुक्त ऊर्जा कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी विलयन को अगर हमें स्पॉन्टेनियस करना है, यानी हम चाहते हैं कि वो विलयन आपस में बना रहे, तो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू हमेशा 0 से कम होनी चाहिए। यानी डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव होगा। डेल्टा जी को अगर आप 0 कर देंगे तो वह अवस्था साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम एंट्रोपी का चेंज यहां पर देखते हैं तो एंट्रोपी का मान 0 से अधिक होना चाहिए, यानी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर हमें कभी डेल्टा एस मिक्सिंग 0 लिखा हुआ है या डेल्टा जी मिक्सिंग का मान 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो साम्य को स्थापित करता है, वह इक्विलिब्रियम को निरूपित करेगा। ठीक है, वो विलयन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। तो ये 3 कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है, लेकिन इसके अलावा डेल्टा जी मिक्सिंग का मान नेगेटिव और डेल्टा एस मिक्सिंग का मान पॉजिटिव होना चाहिए। आदर्श विलयन की अगर बात की जाए तो आदर्श विलयन अमूमन बहुत ही तनु विलयन होते हैं, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे, और यहां पर जो घटक हम डाल रहे हैं यानी विलय, वो ना तो वियोजित होगा ना वो संयोजित होता है। मतलब देयर इज नो डिसोसिएशन
or association of solute in case of ideal solution। यानी जो कण जितना डाला गया है वह उसी मात्रा में उपस्थित होता है, ये एजम्पशन लेके हम यहां पर चलेंगे। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो ऐसा नहीं है। अगर हम किन्हीं भी दो घटकों को आपस में मिलाकर विलयन बनाएंगे तो उनमें डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 से कम या ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे विलयनों को हम अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श या फिर हम इसको लिख सकते हैं रियल सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन। अब नॉन आइडियल या अनादर्श या वास्तविक विलयन कौन से होंगे? जो 3 कंडीशन हमने लिखी थी। पहली, दे डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ के नियम के अनुसार नहीं होते हैं। इसका मतलब कि अगर हम किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो वह आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती नहीं होगा। दूसरा है, यहां पर डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास में, यहां पर डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब अगर डेल्टा H मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं है तो यहां पर 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, या तो डेल्टा H मिक्सिंग 0 से ज्यादा हो जाए या डेल्टा H मिक्सिंग 0 से कम हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम डेल्टा V मिक्सिंग की बात करते हैं तो ये भी 0 से ज्यादा हो सकती है या ये 0 से कम भी हो सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या अनादर्श या वास्तविक विलयन है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हो सकता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो पहला हम लिख सकते हैं अनादर्श विलयन जिनमें धनात्मक विचलन होता है, और दूसरे हम लिख सकते हैं अनादर्श विलयन जिनमें ऋणात्मक विचलन होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं धनात्मक विचलन, और इसको हम लिख सकते हैं ऋणात्मक विचलन। और जब हम यहां पर विचलन की बात कर रहे हैं तो विचलन का मतलब हम किसको कंसिडर करेंगे? आइडियल को। यानी कोई भी विलयन आदर्श विलयन से या तो पॉजिटिव साइड में डेविएट हो सकता है या फिर नेगेटिव साइड में डेविएट हो सकता है। उसके अनुसार हम उसको पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन वाला लिखते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये धनात्मक और ऋणात्मक किस प्रकार से हो सकते हैं और इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज या इनके गुण होते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से।
तो अब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी नोटबुक में जो पेज है उसमें इस तरीके से बीच में एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, सेंटर में एक लाइन खींच लीजिए और एक तरफ लिख दीजिए यहां पर पॉजिटिव डेविएशन या धनात्मक विचलन, और दूसरी तरफ यहां पर लिख दीजिए नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो जैसे आप कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं उस तरीके से हम करेंगे। पॉजिटिव यानी धनात्मक विचलन एक तरफ और नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन एक तरफ। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव डेविएशन कौन से होते हैं, जिनमें PS की वैल्यू P आइडियल की वैल्यू से अधिक होती है। PS यहां पर विलयन का वाष्प दाब है, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, कौन से विलयन का, जो वास्तविक विलयन हमारे पास है उनका जो वाष्प दाब होगा वो आदर्श वाष्प दाब से अधिक होगा। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड में देखते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो आइडियल से कम होता है। तो पहला पॉइंट है PS इज ग्रेटर देन P आइडियल पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव में PS इज लेस देन P आइडियल। दूसरा पॉइंट, अगर विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन से कम है तो वो कब हो सकता है, जब PA का मान, ये तो हम पॉजिटिव वाला पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा होगा किससे, P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A से, या PB का मान अधिक हो जाएगा P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव में बात करेंगे तो PA का मान कम हो जाएगा P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और PB का मान कम हो जाएगा P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। थर्ड पॉइंट, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब बढ़ रहा है तो वो कब बढ़ेगा, जब विलयन में जो घटक उपस्थित होंगे उनके बीच में आकर्षण बल कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो AB और AB के बीच में इंटरेक्शन है वो कम होंगे किससे, AA और BB इंटरेक्शन से। यानी शुद्ध अवस्था में जो भी घटक है वह ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है एज कंपेयर टू जब हम उसको विलयन में उपस्थित करते हैं। तो क्योंकि विलयन में यहां पर अंतर आणविक आकर्षण कम हुआ, इसलिए घटक जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित होंगे और उनका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव में बात करेंगे तो यहां पर जो AB इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू AA और BB इंटरेक्शन के। तो यहां पर ये प्रबल है और यहां पर ये दुर्बल है। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो घटक शुद्ध अवस्था में है उनमें अंतर आणविक आकर्षण अधिक है,
इसका मतलब उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा का उपयोग भी अधिक होगा। इसलिए फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 से अधिक होगी, यानी पॉजिटिव होगी। और किसी प्रक्रम के लिए अगर ऊर्जा दी जाती है तो उसको हम एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं पांचवा पॉइंट, ये कैसे होंगे? दे आर एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं यहां पर होंगी। अब अगर हम नेगेटिव डेविएशन में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर ए और बीबी का जो इंटरेक्शन है वो कम है, किससे? विलयन से, इसलिए वहां पर ऊर्जा कम लगेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0 से कम होगा या नेगेटिव में होगा। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव में होता है उन्हें एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो ये बनेगा एक्सोथर्मिक। अगर आपने ये पांचों पॉइंट लिख लिए हैं तो अपने हाथ उठा दीजिए। जीआईसी अलकापुरी, अगर आपने ये पांचों पॉइंट लिख लिए हैं तो अपने हाथ उठा दीजिए। गुड, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट है, पॉजिटिव डेविएशन में ही लिखना है आपको। यहां पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। इधर आप लिखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पे, इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर 1 मीथेनॉल प्लस H2O, नंबर 2 इथेनॉल प्लस H2O, नंबर 3 ईथर प्लस एसीटोन, नंबर 4 CCl4 प्लस बेंजीन, नंबर 5 साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हम यहां पर पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे यहां पर नंबर 1 H2O प्लस HCl, नंबर 2
मिथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड। नंबर 3 H2O plus HNO3. Number 4 chloroform plus benzene. Number 5 chloroform plus acetone. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के अनुरूप हम किस प्रकार से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दिखा सकते हैं। तो पहले यहां पर हम आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को समझते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा कि जो PS है ये था P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये किसके लिए था? ये था यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। तो अगर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर में, इधर हमारे पास है वेपर प्रेशर, या वाष्प दाब आप लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर, और यहां हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज्य। तो हम यहां पर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वाष्प दाब और मोल प्रभाज्य। अब यहां मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दो घटक हमारे पास हैं, इसको मैं 1 मान रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? 1 है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है, इसका मतलब B का मोल प्रभाज्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दो मोल प्रभाज्य का जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। दूसरी तरफ हम XA को अगर 0 मान लेंगे तो मोल प्रभाज्य ऑफ B कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 1। ये 1 होगा। अब राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है वह उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं कि A का मोल प्रभाज्य 1 है, जो अधिकतम है, इसका मतलब कि इसका जो वाष्प दाब होगा वो भी अधिकतम ही होगा, और किसी भी प्योर अवस्था में जो वाष्प दाब होता है इसको हम P0 से डिपिक्ट करते हैं, ये हो जाएगा P0A। सिमिलरली यहां पर क्योंकि B का मोल प्रभाज्य अधिक है तो ये वाला प्रेशर हो जाएगा P0B। अब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट इस तरफ जा रहा हूं, तो इधर जाने पर A का मोल प्रभाज्य धीरे धीरे कम हो रहा है,
इसका मतलब कि A का जो वाष्प दाब होगा वो भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैं इस तरीके से बना सकता हूं। अब ऐसे ही अगर हम B के लिए समझते हैं तो B का मोल प्रभाज भी इधर 0 है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब सबसे कम होगा और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें यहां पे मिलेगा। तो ये मेरे पास में PB है जो किसके बराबर होगा, P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सिमिलरली जो ये वाली पाथ है ये PA है जो बराबर हो जाएगा P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब अगर हम यहां पर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं तो ये एरिया अंडर द कर्व मुझे इस टोटल के बारे में बताएगा। तो यहां से यहां तक ये जो है दिस इज PS, ये टोटल हो जाएगा जो PA प्लस PB के बराबर होगा। तो यहां पर हमें 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाला जो कर्व है इसको अगर मैं कर्व 1 लिख देता हूं, ये कर्व 1 हो गया। ये वाला हमारे पास हो गया कर्व 2, कर्व 3। तो यहां पर हमें 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाला जो कर्व है यह घटक A के मोल फ्रैक्शन और उसके वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। कर्व 2 अब घटक B के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें विलयन के वाष्प दाब के बारे में बताएगा जो PS है, जिसको मैं PA प्लस PB लिख सकता हूं। तो ये तो बात हुई किसकी, यहां पर ये बात हुई आइडियल सॉल्यूशन की। अब हमने पढ़ा है कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में परिवर्तित हो जाता है। और इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास 2 तरीके का विचलन हो सकता है, एक धनात्मक और दूसरा यहां पे हो सकता है ऋणात्मक। तो अब धनात्मक और ऋणात्मक के लिए ये कर्व किस तरीके से बनेंगे इनको हमें समझना है। तो पहले हम यहां पे धनात्मक के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये हुआ वेपर प्रेशर और इधर हुआ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे ये हो गया P नॉट A और इसको हम लिख देते हैं P नॉट B। कर्व अगर हम देख रहे हैं तो ये आइडियल के लिए कुछ इस प्रकार से आया था। ये PS है जो PA प्लस PB के लिए यहां पे बन रहा है। अब यहां पर हम फर्स्ट ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पर धनात्मक विचलन होंगे तो उस केस में जो घटक का आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती नहीं होगा और उसका मान उससे अधिक हो जाता है। तो अगर मैं यहां पर PA को देखूं तो जो कर्व है ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसी तरीके से PB का मान भी मुझे बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये वाला जो कर्व मुझे मिलेगा ये कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। किसके लिए, जब हमारे पास में यहां पर पॉजिटिव डेविएशन की हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहां पर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो आइडियल के लिए जो कर्व हमारे पास बना था
वो कुछ इस प्रकार से था। भाई इसको ऐसे मान लेते हैं हम, ये हुआ और ये हुआ, तो ये हमारे पास PS आ गया, PA प्लस PB। ये हमारे पास मोल अंश या मोल प्रभाज है। अब दूसरा केस अगर हम ले यहां पर, दूसरा केस कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, जिनमें धनात्मक ऋणात्मक विचलन होता है। तो अगर ऋणात्मक विचलन होगा तो इसका मतलब जो घटक का कुल वाष्प दाब है वो एक्चुअल से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसको भी ऐसे बना सकते हैं, और जो नेट है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के लिए कर्व को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व इस तरीके से हमें दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा कर्व किस कौन से वाले को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमने आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों तरीके के विलयन के बारे में समझ लिया है। किस प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं इसको भी समझा है, और क्या क्या इनके गुण हो सकते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी विलयन। क्या है उनको भी समझते हैं। तो अगला है हमारे पास में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? कोई भी दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर जो किसी एक नियत ताप पर जाकर बॉयल होगा, बिना अपने कंपोनेंट में सेपरेट हुए बिना, उसे हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो अगर पहले डेफिनेशन को समझते हैं तो दो द्रव्यों के ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक क्वथनांक का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट, एक नियत ताप पर होता है और जिन्हें रचना मतलब स्ट्रक्चर वी कैन से, रचना में बिना परिवर्तन के वाष्पित किया जा सकता है।
स्थिर क्वथनीय मिश्रण कहलाते हैं। अगर हम कह सकते हैं दो द्रव्यों के ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक एक नियत ताप पर होता है और जिन्हें रचना में बिना परिवर्तन के वाष्पित किया जाता है, स्थिर क्वथीय मिश्रण कहलाते हैं। Binary solution which boils at constant temperature without change in their constitution or in their structure is called azeotropic mixture. अब ये जो azeotropic mixture है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हमारे पास में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वथीय मिश्रण, और दूसरा हो सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी निम्नतम क्वथनांक स्थिर क्वथीय मिश्रण। तो हमने अभी यहां पर दो तरह के डेविएशन पढ़े थे। एक था हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन, एक था मेरे पास में पॉजिटिव डेविएशन। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं, ये कौन से होंगे? जो नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन हैं, वो उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वथीय मिश्रण का निर्माण करते हैं। वहीं जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, उनका विलयन का क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से अधिक होगा। उदाहरण के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं HNO3 प्लस H2O का मिश्रण, और इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो आता है 393.5 केल्विन के। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो HNO3 और H2O हमने लिया है, इसमें HNO3 68% तथा H2O 32% बाई मास होता है, यानी ये द्रव्यमान के रूप में हम लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 100 ग्राम विलयन का निर्माण करें तो उसमें 68 ग्राम HNO3 का होगा और 32 ग्राम H2O का होगा। तो ऐसा जो मिश्रण बनेगा, ऐसा जो विलयन बनेगा, वो एक नियत ताप 393.5 केल्विन पर जाकर बॉयल होगा, जिसको हम उच्चतम क्वथनांक स्थिर क्वथीय मिश्रण कहेंगे। इसी प्रकार से अगर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी निम्नतम या न्यूनतम
क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण की बात करें तो उसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इथेनॉल प्लस H2O का विलयन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यह होता है 351.15 केल्विन। और यहां पर जो इथेनॉल है ये 95% होता है और जल की मात्रा 5% होती है आयतन के रूप में। यानी अगर मैं 95 ml इथेनॉल को 5 ml जल के साथ में मिलाऊंगा तो वहां पर जो विलयन बनेगा वह मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या उसका वाष्प दाब आदर्श वाले वाष्प दाब से अधिक होगा। अब यहां पर अगर हम इस चीज को समझें कि वाष्प दाब बढ़ क्यों रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब अगर बीच में जल के अणु आ जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा, इसलिए विलयन में इथेनॉल और जल के बीच में जो आबंध होंगे या जो आकर्षण होगा वो कम होगा, इसलिए वो जल्दी वाष्पित हो जाएंगे और वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम इस तरीके से स्थिर क्वाथी मिश्रणों को समझ सकते हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम इनको यहां पर बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यहां पर जो दोनों घटक हैं वो एक दूसरे के साथ साम्य में स्थापित होंगे, तो इसलिए उनको अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हमने यहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, राउल्ट्स लॉ, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ लिया है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने कंडीशन ली थी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तनु विलयन होते हैं और उनमें जो विलय है ना तो वह वियोजित होता है और ना वह संयोजित होता है। लेकिन अगर कभी विलय वियोजित या संयोजित हो जाए तो क्या वहां पर जो उनके गुण धर्म है उनमें कोई परिवर्तन हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर कहीं पर विलय संयोजित या वियोजित होता है तो वहां पर गुणधर्मों में परिवर्तन देखा जा सकता है और जितने अधिक कण विलय के होंगे जो गुण हैं वो उतने अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे गुण जो विलय या घटक की संख्या पर निर्भर करते हैं ना कि उसकी प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। सो नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? जैसे हमने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के कणों पर निर्भर करेंगे ना कि उसकी प्रकृति पर। तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? किसी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित
निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों, और कणों से हमारा मतलब हो सकता है अणुओं से या आयनों से, की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन properties of a solution which depends only on number of particles of solute present in given volume of solution are termed as colligative properties. Are termed as colligative properties. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये गुण प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, यानी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब they do not depends on nature of solute. Nature of solute. तो ये दो पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन करें। तो किसी विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाएगा, और ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन are termed as colligative property and they do not depend on nature of solute. तो इस चैप्टर में हमें यहाँ पर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, 4 अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। तो वो कौन कौन से गुणधर्म हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें नंबर 1 है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोवरिंग
of vapor pressure. दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, elevation of boiling point। तीसरा है हिमांक में अवनमन, depression of freezing point। और चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस प्रकार से, और ध्यान रखिएगा ये चारों जो गुण हैं वो विलयन के होंगे, यानी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा, उसके क्वथनांक में उन्नयन हो सकता है, उसके हिमांक में अवनमन हो सकता है, और परासरण दाब, ये चारों प्रॉपर्टीज विलयन के लिए ही होंगी। तो इन चार प्रॉपर्टीज को हम अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।